वहीं तक तो पढ़े थे, कोई मुझे बता दे स्पष्ट। आगे चले वहीं तक लिखिए। चलिए थोड़ा सा आगे लिखिए। 2 पेज है लिखना है, उसके बाद हम लोग अगला सवाल पर आ जाएंगे। ये पीछे थोड़ा अधूरा छूट जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत और पेशावर में अत्यधिक उष्मन के कारण धरातल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र का क्षेत्र रहता है, किंतु 15 जून तक जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण गंगा के मैदान के ऊपर बनी रहती है। गंगा के मैदान के ऊपर बनी रहती है। जो सतह पर निम्न वायुदाब के बावजूद भी वायु को ऊपर उठने से रोकती है। यही कारण है कि अप्रैल मई जून में अत्यधिक उष्मन के बावजूद भी मौसम शुष्क रहता है। ये बात उनकी थ्योरी है, क्या बोलते हैं, गत्यात्मक सिद्धांत और एलमंड हेली का जो थर्मल थ्योरी है वो यही पर स्पष्ट कर देता है। गर्मी के बावजूद भी वर्षा नहीं होती है। उत्तर भारत में मई अप्रैल में जून में बहुत गर्मी होती है, 42, 43, 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, निम्न वायुदाब भी बना होता है, लेकिन उस समय वर्षा नहीं होती है जब तक जेट स्ट्रीम ऊपर बनी रहती है। जैसे ही 15 जून के बाद जाती है, और 15 जून ही भारत उत्तर भारत में वर्षा मानसून का काल माना जाता है। जैसे ऊपर जाती अचानक हवा ऊपर उठा दी जाती है, ऊपर वर्षा होने लगती है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा इसको देखें। एल नीनो सब सरफेस अंडर सरफेस, थोड़ा सा गहराई पे चलती है। सब सरफेस अंडर सरफेस
गहरी, यहाँ पे लिखेंगे गहरी। गर्म जलधारा है, अब वो सब नहीं लिखवाएंगे। यीशु मसीह मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड वाला हम 60 चलते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। 600 वर्ड में आपका एक क्वेश्चन लिखना होता है यूपीएससी में, जो मेंस में होता है, वो भी तो ब्रेक करके लिखवाते हैं, 250 के 300 सबके लिखवाते हैं। तो आपका जो मेंस में लिखने लायक होता है 600 वर्ड के नियर अबाउट एक क्वेश्चन जो होता है बड़ा, आप तो सब में लगभग 250 सबके पूछते हैं। इसको और भी छोटा करने का प्रयास करिए, या तो तिब्बत का प्रकार पूछेगा, या एलिनो का प्रभाव पूछेगा, या सेटिस्टिन का प्रभाव पूछेगा। पूरा एक साथ पूछेगा तो 200 शब्द में 250 में नहीं आएगा, नहीं मेंस में। ये गर्मधारा है, इसका अध्ययन पहली बार अमेरिकी विद्वान गिलबर्ट वाकर ने किया था। गिलबर्ट वाकर ने किया था। सामान्य स्थिति में द्वितीय सामान्य स्थिति है। ये विश्व रेखा है, थोड़ा ऊपर हो गया, ये 0 80 विश्व रेखा है। सामान्य दशा ये है, सामान्य दशा नॉर्मल कंडीशन। सामान्य स्थिति में यहाँ पे एक ठंडी धारा चलती है, पेरू की ठंडी धारा। ऐसे पेरू धारा ठंडी धारा होती है। समाज जब ठंडी धारा चलती है तो सतह पर तो किसी ठंडा जल रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब ठंडे जल के संपर्क में हवा भी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ वायु दाब क्या होता है, उच्च हो जाता है। हाई एयर प्रेशर, समझ रहे हैं, हाई प्रेशर लिखते केवल, हाई एयर प्रेशर रहता है, उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब यहाँ पे रहता है पूर्वी प्रशांत महासागर पास 18 अंश दक्षिणी अक्षांश, 18 अंश दक्षिणी अक्षांश और 150 अंश पश्चिमी देशांतर के पास रहता है। यह समान कंडीशन होता है। इसी समय यहाँ पे निम्न वायु दाब होता है, लो प्रेशर, यहाँ होता है करीब 14 अंश 12 अंश दक्षिणी अक्षांश और 130 अंश पूर्वी देशांतर के पास, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ये सामान्य कंडीशन है। जब सामान्य कंडीशन होता है तो हाई प्रेशर है, लो प्रेशर। व्यापारी कौन है, इधर से इधर को चलेंगे लो प्रेशर की तरफ से, ऐसे चलती है। यहाँ पे चूंकि हाई लो प्रेशर है तो हवा क्या करेगी, ऊपर उठती है, ऊपर ये प्रशांत वहां के ऊपर, इसी को वाकर संचरण कहते हैं या वाकर कोशिका कहते हैं इसको। ये कोशिका बन जाती है, वाकर कोशिका या वाकर संचरण कहते हैं, वाकर संचरण कहते हैं। ये उच्चतली पवन प्रवाह है, उच्चतली पवन प्रवाह। यहाँ आरोहण हो रहा है, आरोहण ऊपर उठना, यहाँ पे अवतलन हो रहा है, अवतलन ऊपर से हवा नीचे उतर रही है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। यह सामान्य कंडीशन है। जब ये कंडीशन रहेगी तो इसका जो लो प्रेशर रहता है तो इस इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भारी वर्षा होती है। यह कंडीशन तो होती शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में। जब शीत ऋतु में होती है तो हिंद महासागर पर भी इधर अगर आ जाएंगे, इंडिया है यहाँ पे, यहाँ भी लो प्रेशर होता है। जब ये लो प्रेशर है, ये गर्म हवा गर्म जल चलेगी तो आपके यहाँ इधर भी लो प्रेशर रहेगा। तो इस समय शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून ज्यादा सक्रिय रहता है भारत में। ये अच्छी कंडीशन होती है भारत में जब ये कंडीशन होती है। इसके विपरीत स्थिति जब होती है तो उलट जाती है। इस
इसको बना लीजिए तो आगे हम लिख पाते हैं। फटाक से तो बना लीजिए, इतना बनाइए खाली, नहीं बन पाएगा, जल्दी बना लीजिए फटाक। नहीं क्लियर हो रहा, समझ नहीं आ रहा है? आ रहा समझ बेशक। एल नीनो जिस समय भारत में सर्दी होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी होती है ना। नहीं, इधर के भारत में शीत ऋतु होती है, तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। विषुवत रेखा तो साल भर वर्षा होती है। यहाँ कौन सा सर्दी गर्मी है? विषुवत रेखा की 5 से 10 किलोमीटर मोटी चौड़ी 5 से 4 के बीच में ये तो पट्टी, तो 12 महीने वर्षा होती है यहाँ पे, 12 महीने एक जैसे मौसम होता है। आप विषुवत रेखा पे देख रहे हैं। और उस समय ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होगी। हाँ, ग्रीष्म शीत ऋतु भारत में है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये मानसूनी हवा का विस्तार हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का मानसूनी क्षेत्र में आता है, और ये पूरी एरिया यहाँ पे वर्षा होती है, भयंकर खूब वर्षा होती है। ये शीत ऋतु में है, भारत में इस पर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है इस समय शीत ऋतु, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में और प्लस इस एरिया में चूंकि विषुवत रेखा तो साल भर वर्षा होती है, करीब 500-600 किलोमीटर की, 500 उत्तर 500 दक्षिण, 1000 किलोमीटर की जो पट्टी है उसमें तो 12 महीने वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में ये विषुवत रेखा है, तो ये शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होगी लो एयर प्रेशर, हवा ऊपर उठ रही है, वर्षा हो रही है यहाँ पे खूब झमाझम। यहाँ पे सूखे की स्थिति, इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा? सूखा, यहाँ पे वर्षा, इस कंडीशन में होगी। आगे चलिए लिखिए थोड़ा सा। सामान्य स्थिति में पेरू तट पर शीतल जलधारा, पेरू तट पर पेरू की शीतल जलधारा, पेरू की ठंडी या शीतल जलधारा चलती है, इसे हम्बोल्ट भी कहा जाता है। इस पेरू धारा को हम्बोल्ट भी कहा जाता है, चलती है। इस समय पूर्वी प्रशांत महासागर, इस समय पूर्वी प्रशांत महासागर पर 18 अंश दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे 18 अंश दक्षिणी अक्षांश और 150 अंश पश्चिमी देशांतर पर के आसपास उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है। 150 अंश पश्चिमी देशांतर पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है। जबकि डार्विन ऑस्ट्रेलिया, यहां पे डार्विन है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया के पास, डार्विन ऑस्ट्रेलिया 12 अंश दक्षिणी अक्षांश और 130 अंश पूर्वी देशांतर। ध्यान दीजिए, आप लोग कह रहे हैं सीधी उद्देश्य सब दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। 12 अंश और 14 अंश दक्षिणी, 18 अंश सब दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। 12 अंश दक्षिणी अक्षांश और 150-30 अंश पूर्वी देशांतर पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है।
स्थापित पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। इस समय सतह पर प्रबल व्यापारिक पवनें चलती हैं। प्रबल व्यापारिक पवनें चलती हैं। उच्च वायुदाब से वायु ऊपर उठती है। उच्च वायुदाब से पवन ऊपर उठती है और सतह पर चलने वाली पवनों के विपरीत दिशा में चलने वाली पवनों की, ये देखिए सतह पर चलने वाली पवनों के विपरीत दिशा में ऊपरी वायुमंडल में चलती है। और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर उतरती है। और इस प्रकार वाकर संचरण कोशिका का निर्माण होता है। अब ये सामान्य दशा थी, अब थोड़ा जैसे असामान्य दशा। दूसरे कलर का मार्कर नहीं है क्या? दूसरे कलर का मार्कर है क्या? नहीं है, यही बना देते इसी पे। दूसरा छोटा छोटा करके बना देते, बड़ा बड़ा। लिखिए इसके तो लिखिए एल नीनो, लाइन में लिखिए एल नीनो एक गर्म और गहरी धारा है जो पेरू के तट पर दो से सात वर्षों के अंतराल पर इस समय क्या होता है, जब 2 से 7 वर्षों का जो अंतराल होता है, ये कंडीशन उलट जाती है। यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। ये कंडीशन तब होती है जब एल नीनो आती है। एल नीनो हर साल नहीं आती है, तो कभी मिनिमम 2 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष के अंतराल पर आती है। तो जब एल नीनो आती है तो ये जो प्रशांत महासागर का जो गर्म जल है, ये गर्म जल होता है, इसका विस्तार यहाँ तक हो जाता है। यहाँ तक ये गर्म जल है, ये क्या है, गर्म जल। अब ये जो ये होती है, यही एल नीनो धारा, इसका जो विस्तार यहाँ तक हो जाता है पूरी दूर तक, इसी को एल नीनो कहते हैं। यहाँ तक चलने लगती है, प्रसार हो जाता है। और जो पेरू की धारा होती है वो रहती है लेकिन तट से दूर हो जाती है। वो क्या होती है, तट से दूर हो जाती है और कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा पहले की तुलना में कमजोर। जो यहाँ तक चल रही थी तट से दूर और कमजोर हो जाती है। ये कब होती है, मिनिमम 2 वर्ष के अंतराल पर या मैक्सिमम 7 वर्ष के अंतराल पर एक घटना घटती है। इन दोनों को, ये तो वाकर संचरण है, समान कंडीशन भी है, कंडीशन में
लेकिन जब 2 या 3 साल पे, 2 से 4 साल के अंतर पे जब यहाँ पे कभी कभी जो प्रेशर वायदा बदलता है, जिसको दक्षिणी दोलन कहा जाता है, तो यहाँ पे गर्म जल धारा होता है। जब गर्म जल धारा होता है तो यहाँ की वायु भी संपर्क में आने का गर्म होती है, और गर्म होने के बाद क्या होती है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। पहले क्या था, हाई प्रेशर था। अब ये हवा देखिए, मैं सीधा उदाहरण से, ये सीधे उठ रही हवा और ये इधर जा रही है, और यहाँ पे इस कंडीशन में हाई प्रेशर बन जाता है जब एल नीनो आती है, और सीधे ये इधर को आएगी। ये जो पवनें इधर को चल रही थी, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, तो जो पवनें व्यापारिक पवनें इधर को चल रही थी, ये इधर को अब उल्टी दिशा में चलने लगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ये दक्षिणी दोलन कहा जाता है इसको। दोलन का मतलब ये होता है शीशा। क्या होता है, एक बार ऐसे उठ के शीशा झूला जानते हैं बच्चे जो खेलते हैं, 2 बच्चे बैठते रहते हैं, कैसा लंबा लंबा होता है, ऐसे ऐसे करता रहता है शीशा, यानी कि एक वायु दाब यहाँ जाता, कभी यहाँ जाता। इसको दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दक्षिणी दोलन इसलिए कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है, विषुवत रेखा के दक्षिण में। ये दोलन है, एक तरफ इधर पलड़ा इधर का भारी, एक तरफ पलड़ा इधर का भारी, ये एक होता है दक्षिणी दोलन कहा जाता है। इन दोनों में, एल नीनो और दक्षिणी दोलन में इतना घनिष्ठ संबंध है कि इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव पे एल्सो कहा जाता है, मिला के एल्सो, एल नीनो और साउथ ऑक्सीलेशन। जब ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन, तो चूंकि इधर हाई प्रेशर बन जाता है, और ये कब बनता है, शीत हवा इधर इधर चलती है। अब इधर का भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। जब असामान्य दशा होती है तो भारतीय मानसून कमजोर होता है, जब सामान्य दशा होती है तो भारतीय मानसून प्रबल होता है। इस पर यह देखा गया है प्रभाव। फिर भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, आगे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या है। वास्तव में जब ये कंडीशन आती है, असामान्य कंडीशन, तो भारत में सूखे की स्थिति होती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति होती है, मानसून कमजोर हो जाता है। थोड़ा सा लिखें तो आगे चलते हैं। और 2 से 7 मीटर अंतराल पर प्रकट होती है। इस कारण पूर्वी प्रशांत महासागर, पेरू का तट, पूर्वी प्रशांत महासागर ब्रैकेट में पेरू का तट, गर्म हो जाता है, और यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के उच्च वायुदाब का के बाद उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। अब उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, इस समय इस कारण भारतीय मानसून कमजोर होता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति होती है। पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर के
पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर में वायु दाब में परिवर्तन या बदलाव के प्रतिरूप को दक्षिणी दोलन कहते हैं। इस दोलन की अवधि 2 से 7 वर्ष, कहीं के 2 से 3 वर्ष भी लिखा हुआ है, 2 से ये मिनिमम है, 2 से 7 वर्ष होती है। ये दोलन कितना तीव्र होता है ये देखा जाए, इसकी वायु दाब में अंतर कितना है। वायु दाब में क्या किस कैसे होता है, ये मिलीबार में। मान लीजिए यहाँ पे 1050 मिलीबार है हाई प्रेशर, यहाँ 1000 मिलीबार है एमवी, तो अंतर कितना हुआ, 50 मिलीबार का अंतर हुआ। तो ये अंतर कितना है उतना ही प्रबल दक्षिणी दोलन रहता है। इस लाइन से लीजिए, इस दक्षिणी दोलन की तीव्रता को समुद्र तल पर वायु दाब के अंतर से मापा जाता है। वायु दाब के अंतर से मापा जाता है। इसे दक्षिणी दोलन सूचकांक कहते हैं। इसे दक्षिणी दोलन सूचकांक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक का अर्थ है कि हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब और कमजोर मानसून। ऋणात्मक का मतलब होता है उच्च वायु दाब और कमजोर भारतीय मानसून, यानी भारत में सूखे की स्थिति। धनात्मक सूचकांक का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया द्वीप समूह के पास निम्न वायु दाब और अच्छे मानसून का संकेत। लास्ट में लिखिए, एल नीनो प्रभाव तथा दक्षिणी दोलन के बीच गहरा संबंध है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव को एंसो इवेंट या एंसो घटना कहते हैं।
लाइन बदल के लिखिए जरा। एल नीनो और दक्षिणी दोलन, एल नीनो और दक्षिणी दोलन भारत में सूखे के कारण की व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि 1875 से लेकर 1985 के बीच 1875 से लेकर 1985 के बीच तैतालीस बार सूखे की स्थिति रही, 43 बार सूखे की स्थिति रही। किंतु एल नीनो प्रभाव केवल 19 बार रहा, एल नीनो प्रभाव केवल 19 बार रहा। अगर सूखे का कारण एल नीनो है तो 43 बार सूखा आया, तो एल नीनो 43 बार आना चाहिए, 19 बार ही क्यों आया? तो आपने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा कि उच्च मंडलीय पवन संचार प्रणाली का अध्ययन, कंप्यूटर मॉडल और आंकड़ों के आधार पर नवीन विचारधारा का प्रतिपादन हुआ था। तो ये आंकड़े हैं, इसके आधार पर ये कहता है कि इतने साल के बीच में 1875 1985 के 43 बार सूखा पड़ा था, लेकिन इन दौरान 100 सालों में 19 बार एल नीनो का प्रभाव रहा। तो बाकी समय सूखा क्यों आया? ये पूरी तरह से पर्याप्त व्याख्या नहीं है, जटिल मानसून बड़ा जटिल है। 2-3 प्रभाव देखिए, 3-4 घटना एक साथ चलती रहती है। जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार प्लस ITC जेट, दक्षिण में वायुदाब एक साथ चलते मानसून की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। खार का मतलब उत्तर निम्न दाब तो धरातल को उसको खींचता ही है। उत्तर भारत में पश्चिमोत्तर भारत लिखा आपने, मुल्तान से लेकर उत्तर भारत में जमीन पर गर्म हो जाता है, निम्न वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। लेकिन जेट स्ट्रीम उसको तब तक उड़ने नहीं देती जब तक जैसे ऊपर खिसकती है, ऊपर उठा दी जाती है हवा। अभी उसका योगदान आएगा। मानसून प्रकोष्ठ लिखिए, आपने नाम सुना कि मानसून प्रकोष्ठ, मानसून ब्रस्ट, मानसून प्रकोष्ठ। मानसून प्रकोष्ठ लिखिए। जेट स्ट्रीम का ये जेट स्ट्रीम चल रही थी। जेट स्ट्रीम का पश्चगमन या उत्तर की ओर विस्थापन, देखिए जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर खिसकाव या विस्थापन धीरे धीरे नहीं होता, विस्थापन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। जून के प्रथम सप्ताह तक पश्चिमोत्तर भारत लिखिए या उत्तर भारत लिखिए, पश्चिमोत्तर भारत लिखिए। पश्चिमोत्तर भारत में धरातल पर पहले से ही, पश्चिमोत्तर भारत में जून के प्रथम सप्ताह पहले से ही, अप्रैल मई जून तक पहले से ही निम्न वायुदाब का क्षेत्र
पहले से ही निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो चुका रहता है, विकसित हो चुका रहता है। जैसे ही जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर स्थापित होती है, और धरातली पवनें अचानक ऊपर उठा दी जाती हैं, और धरातली पवनें अचानक ऊपर उठा दी जाती हैं, और तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है, और तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जिससे मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं, मानसून ब्रस्ट, जिससे मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जिससे मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। सुना होगा शब्द ये, मानसून प्रकोष्ठ, मानसून ब्रस्ट। अच्छा है, मानसून फट पड़ता है, फटना, ब्रस्ट, ब्रस्ट में फटना ही होता है। आपका टायर ब्रस्ट होता है साइकिल का, ब्रस्ट, वो लोग कुछ लोग भ्रष्ट कहते हैं, भ्रष्ट नहीं होता है, भ्रष्ट होता है, तो भ्रष्ट हो जाता है। पीछे मानसून, मानसून अंतराल कभी कभी देखते हैं आप लोग चलता रहता है मानसून, बीच बीच में कुछ दिनों से लेके कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है, बीच में मानसून सक्रिय रहता है, फिर मानसून रुक जाता है, फिर मानसून सक्रिय तो वर्षा होती है। यानी कि लगातार 3-4 महीने तक मानसून कंटिन्यू पर डे सक्रिय नहीं रहता है, बीच बीच में अंतराल आता रहता है। ये अंतराल क्यों आता है? सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है बीच बीच में। हमने सोचा कि भारत में कितने परसेंट, करीब 42% के आसपास सिंचित भूमि है, कुल कृषियों के सिंचित भूमि है। बाकी कितने हैं? करीब 58% है और सिंचित, जहाँ पे सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। और ये मानसून भी आता है इतना अनिश्चित होता है कि बीच में ही अगर 10 दिन 15 दिन का गैप हो जाए तो फिर आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है। कि मानसून अंतराल होता क्यों है, इसको भी लिख लेते हैं। 50 का पुण्य है, 50 से 100 का पुण्य होगा, पता तो रहना चाहिए। मानसून अंतराल, मानसून का अंतराल, मानसून के दौरान कभी कभी, इसके बाद आ जाएंगे सॉइल। मानसून के दौरान कभी कभी कुछ दिनों से लेकर 1 से 2 सप्ताह तक शुष्क काल आ जाते हैं। अर्थात मानसून के दौरान कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है। इसका कारण जब मानसून सक्रिय रहता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये देखिए सतह पे चल रही है, और ये वाला ये जमीन पे चल रही है, सतह धरातल के पैरेलल मानसून, और ये जेट स्ट्रीम होता है। जब ये जेट स्ट्रीम कमजोर होती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, लेकिन जब मानसून सक्रिय होता है तब ये प्रबल होती है, ये प्रबल होगी जेट स्ट्रीम। उस दिन मैंने दिखाया था, ऐसे ऊपर उठती है, ये प्रबल होती है। जब ये कमजोर होती है तो मानसून वही कमजोर होता है और बीच में अंतराल आ जाता है। लिख लीजिए।
सक्रिय रहता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक सक्रिय रहती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में अधिक सक्रिय रहती है। जब यह कमजोर होती है, जब यह कमजोर होती है तो मानसून गैप या अंतराल की स्थिति आ जाती है, मानसून गैप या अंतराल की स्थिति आ जाती है। मानसून गैप या अंतराल की स्थिति आ जाती है, यानी कि जब ये कमजोर होगी तो ये भी कमजोर होगी, ये दोनों में क्या जी कोई कारक होगा ना इसको कमजोर करने के लिए? बहुत सारे बहुत जटिल कारक हैं। इसके कमजोर होने का बीच बीच में मान लीजिए हवा चल रही है, फूंक रहे हो तभी तो हवा खत्म होगी ना, कि चलती है लगातार फूंकना शुरू करोगे तो वायुमंडल में बड़ी जटिल प्रक्रिया चल रही है, वायुमंडलीय परिसंचरण की बड़ी जटिल प्रक्रिया चलती है। अभी भी इस पर बहुत रिसर्च चल रहे हैं, पूरी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। तो ये कभी कभी कमजोर हो जाती है। अब इसको वायुताप में अंतर होता है, जो दक्षिणी दोलन होता है। अब क्यों हो जाता है, रीजन क्या है? अब कुछ तो इसमें हम लोगों का भी योगदान हो रहा है, मनुष्य का भी योगदान होता जा रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब तो किसी पैटर्न का अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है, तो अंतराल की स्थिति हो जाता है। जब इस तट पे, जब पश्चिमी तट जो होता है, पश्चिमी घाट वाला, यहाँ पे मानसून का जब अंतराल तब होता है जब ये हवाएं ऐसे ना चल के ऐसे चलने लगती है मानसून हवाएं कभी कभी। देखिए पश्चिमी तट पर मानसून अंतराल तब होता है जब मानसून पवनें तट के समानांतर चलने लगती हैं। तट के समानांतर चलने लगती है। मानसून हुआ खत्म, वर्षा का वितरण तुरंत आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वर्षा का वितरण कोई मतलब नहीं मिला लिखवाने का। मानसून की वर्षा कितनी होती है मानचित्र में बना हुआ है। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, तो वर्षा के वितरण को प्रभावित करने के कारक मैं ऐसे स्टार्ट में बता दे रहा हूँ। स्थलखंड, समुद्र से दूरी, उच्चावच स्थल से दूरी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा घट जाती है, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा घट जाती है, पर्वतमालाओं की स्थिति, ये कुछ कारण ऐसे हैं जिससे वर्षा की मात्रा को भारत में वितरण को प्रभावित करते हैं, तो और ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें। मानसून की उत्पत्ति मेन थी, और इसके बाद आते सॉइल, मृदा। चले अगला टॉपिक। देखो अब तो यूपीएससी में ऐसा करता जा रहा है कि ऑप्शनल पढ़िए या जीएस पढ़िए, बराबर लेवल कर दिया है, क्योंकि शायद बातचीत चली सब्जेक्ट हटाने की भी बातचीत चल रही है, केवल खाली जीएस होगा, वो भी सब्जेक्ट हटेगा, जो सिंगल सब्जेक्ट वो भी हटेगा, खाली जीएस ही। अब जब जीएस करेगा तो हर विषय का, उस लेवल का ऑप्शनल टाइप का ही नॉलेज चाहिए। शायद प्रक्रिया चली कि सब्जेक्ट भी हट जाएगा, एक सब्जेक्ट जो सिंगल, पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, एक जीएस होता था, वो हटा, प्री में सब्जेक्ट होता था, एक सब्जेक्ट एक जीएस, तो सब्जेक्ट हटा, 2 सीसेट आया, फिर मेंस में 2 सब्जेक्ट से फिर एक सब्जेक्ट हुआ, इधर जीएस बढ़ा, अब फिर ये भी बदलता जा रहा है। हम लोग तो इसी में बर्बाद हो गए, कई बार पैटर्न बदलने से, 3 बार पैटर्न बदला, उसी में बढ़ा गया। चलिए लिखिए सॉइल, सॉइल्स या मिट्टियां।
ये जो मिट्टी होती है आपकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इतना महत्वपूर्ण संसाधन कि जैसे पानी के बिना नहीं जीवित रह सकते, वैसे मिट्टी के बिना भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। ये मिट्टी हमारे लिए समझिए कि भोजन देने का ये जो लेवल है ऊपर का, ऊपरी परत जो होती है, इसमें जब टूट फूट होता है अपर्दन के कारण, तो ये ढीली हो जाती है। खूब अपर्दन हुआ, अक्षय हुआ, टूट फूट हुई है, ये वाला, ये क्या है? अपक्षयित है। अपक्षयित ढीले पदार्थों से बनी होती है। अपक्षयित ढीले पदार्थों की बनी होती है। जब ये अपर्दन होता है करीब हजारों साल, 1 सेंटीमीटर मोटी परत को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। और कुल इसकी मोटाई 3 फीट तक होती है। अच्छी मृदा की मोटाई 3 फीट तक होती है। इसी 3 फीट में सारी जितने भी फसलें उगाई जाती हैं और हमें उसमें फसलें उगाते हैं, पेड़ वनस्पतियां होती हैं, 3 फीट मोटी परत में होती है। ये मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जितने भी पोषक तत्व जीवों को चाहिए सब इसमें मिलते हैं। हमारे पोषक तत्व जितने पौधों को चाहिए, हमारे लिए पोषक तत्व क्या क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कहाँ मिलते हैं? भोजन मिलते हैं हमारे पौधों के, कहाँ से मिलते हैं? सारे मिट्टी से मिलते हैं। इसमें मिट्टी का अपरदन होता है हमारे चट्टानों में। आपने पढ़ा केमिस्ट्री हुआ, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 110 तक क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। सब यही तो पाए जाते हैं, मिट्टी में तो पाए जाते हैं। 100 से ज्यादा तत्व होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सब क्या होता है? सब मिट्टी में तो पाए जाते हैं। ये अलग कहीं उसमें बनाए जाते हैं लैब में, सब जमीन में ही पाए जाते हैं। और ये अपरदन होकर सब मिट्टी में मिक्स रहते हैं। 16 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है पौधों को। 16 पोषक तत्व। इसमें कुछ मैक्रो लेवल के हैं अधिक मात्रा में, कुछ मेसो है, हम लोग लगता था मैंने आप लोगों को इन्वायरमेंट में पढ़ाया था, और कुछ माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है, जैसे जिंक वगैरह है। नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ मिडिल मात्रा में चाहिए। ये सारे पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं। इसी में जब फसलें लगाते हैं, ये पौधे जड़ों से अवशोषित करते हैं। इसी में जल भी रहता है, इसी में जल भी रहता है, गैस भी रहता है, सब कुछ मिट्टी में। और ये मिट्टी जल के बाद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसके बारे में देखिए, मृदा का प्राकृतिक संसाधन के रूप में, मृदा का प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल के बाद स्थान आता है। जल की तरह स्थान बाद आता, जल की तरह ही मृदा के बिना किसी भी जीवधारी का जीवन संभव नहीं है। मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखिए। मृदा शब्द, मृदा या सॉइल, मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है।
जिसका अर्थ होता है भूमि पृष्ठ, फ्लोर और ग्राउंड, यानी ये वाला ऊपर हिस्सा, ये ऊपर का बिल्कुल लेयर, यानी धरातल के सबसे ऊपर की लेयर होती है फ्लोर और ग्राउंड, भूमि पृष्ठ, यानी कि भूपृष्ठ। मृदा क्या भूपृष्ठ की ऊपरी परत है। सामान्य रूप में मृदा धरातल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं धरातल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं जो जैविक पदार्थों, चट्टानों, चट्टानों, खनिजों का मिश्रण होता है। खनिजों का मिश्रण होता है। दूसरे शब्दों में मृदा पृथ्वी का वह ऊपरी ढीला, ये देखिए ये टूट फूट गया ढीला, ये क्या सब सॉलिड है, ये सब सॉलिड, ये ऊपरी ढीला ब्रैकेट में शिथिल अस्तर है जो पौधों की वृद्धि में सहायक हो, पौधों की वृद्धि में सहायक हो। मृदा की सबसे संतोषजनक परिभाषा, कोई कह रहा था परिभाषा और व्यवस्था लिखवाने के लिए, तो मैं लिखवा देता हूं। परिभाषा भी क्या होगी मृदा की सबसे संतोषजनक परिभाषा बुशनेल ने दी है। मृदा की सबसे संतोषजनक परिभाषा बुशनेल ने दी है। लिखें, बुशनेल ने दिया था मृदा की सबसे अच्छी परिभाषा, बुशनेल की माने बुशनेल लिखा हुआ है, BRUSSNELL, बुशनेल ने 1944 में दिया था इन्होंने परिभाषा। देखिए इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, मृदा भूतल अर्थ सरफेस का वह प्राकृतिक अंग है जो भौतिक जैविक और रासायनिक प्रक्रमों के जनक मलबे पर रॉक बेस्ड जनक रॉक बेस्ड पर विभिन्न परिस्थितियों तथा विभिन्न समय के
समय के साथ कार्यरत रहने से परतों के रूप में विकसित होकर निर्मित होती है। अब इंडिया की सॉइल पढ़ाने से इसकी थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं बता देते हैं आपको। इसके मृदा के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि बेस लेवल पे बहुत से लोग हैं, में हम देख रहे हैं कि अभी बीए में ही पढ़ रहे हैं, और बेस लेवल से थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में आप तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सॉइल है क्या, आपने परिभाषा पढ़ी, सॉइल है क्या, ये सॉइल कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, ये 2-3 चीजें बताएंगे। फिर इंडिया के सॉइल पर आएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मृदा के संघटक। ठोस, गैस, तरल। ठोस में 2 होते हैं, खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ। इसी के आगे लिखते जाएंगे हम ऐसे। गैस में होता है आपको बहुत सारी गैसेस होती हैं, इसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, उसी के साथ लिखते जाइए। करीब टोटल 37 से 48% तक खनिज पदार्थ होते हैं, ये 5 से 12% तक होते हैं जैविक पदार्थ जी। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सॉइल के, जिसको ह्यूमस कहते हैं, जैविक पदार्थ या ह्यूमस कहते हैं। भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी, पदार्थों की कमी है, इसलिए हमारा उपजाऊपन कम होता है इसमें। तो 5 से 12% रहते हैं, ये 37-38% खनिज पदार्थ होते हैं। कौन कौन से खनिज होते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको। आल्विन, हाइपर आल्विन खनिज पदार्थों में लिखिए सामने, इसमें मुख्य खनिज है आल्विन, हाइपर स्थनीज, हाइपर स्थनीज, ये सब देखिए इसी में टूट के हैं, इसी में टूट के मिले हुए हैं, सारे पदार्थ इसी में हैं। हाइपर स्थनीज, आजाट, बायोटाइट, पोटास, कैल्सिक पैलियोक्लेस, क्वार्जाइट, फेल्सपार, ये खनिज मिले रहती है मिट्टी में। फेल्सपार है, ये फेल्सपार नहीं है, फेल्सपार, मस्को वाइट, ये खनिज पदार्थ रहते हैं। इन्हीं के विकल्प से सारे तत्व जो मिलते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारे पदार्थ 16 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इन्हीं खनिजों के विकल्प से मिलते हैं। ये खनिज पाए जाते हैं। जैविक पदार्थ में ये जो 5 से 12% होते हैं,
इसमें से देखिए मृत जैविक पदार्थ, इनमें से पौधे जब गिर जाते हैं, घासें सूख जाती हैं, देखा होगा आपने, पौधों की पत्तियां झड़ती हैं, सूख जाती हैं, तो मिट्टी क्या होता है, मिल जाता है। इसको क्या होता है, मृत जैविक पदार्थ। कुछ पौधों में जीव जंतु होते, छोटे छोटे जीव, मिट्टी में रहने वाले जीवों को इडाइफन्स कहते हैं। मृदा में रहने वाले जीवों को इडाइफन्स कहते हैं, इडाइफन्स। मृत जैविक पदार्थ होते हैं करीब 85%, और 10% होते हैं पौधों की है इसमें पौधों की जड़ें, पौधों की जड़ें 10%। ध्यान दीजिए, ये जीवित होती है, जब पौधा जिंदा है तो उसकी जड़ भी जीवित रहेगी। जो पौधा सूख जाता मर जाता है, तो मृत जैविक पदार्थ में इस 5 से 12% का, ध्यान दीजिए, इस 5 से 12% का होते हैं सब। 85% मृत जैविक पदार्थ, पौधों की जड़ें 10% और इडाइफन्स होते हैं 5%। इडाइफन्स क्या होता है? मृदा में रहने वाले जीवों को इडाइफन्स कहते हैं। उसमें केचुआ रहता है, चूहे रहते हैं, कुटकी, मकड़ी, ये सब रहते हैं। अभी लिखवा देते हैं, दीमक भी आएंगे, अभी लिखवा देते हैं। इडाइफन्स लिखिए, इडाइफन्स लिखते हैं, परेशान ना होइए, इडाइफन्स को भी लिख देते हैं। मृदा में रहने वाले जीवों को ये इडाइफन्स क्या कहते हैं? मृदा में रहने वाले जीवों को, मृदा में, ये मृदा का पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से होने चाहिए। यही जो होते हैं, जो इनका होता है, इनका अपरदन करके तोड़ तोड़ के अलग अलग करते हैं, सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जो भी पत्तियां गिरती हैं जमीन पे तो क्या होते हैं, कुछ दिन में सड़ जाती हैं। कौन सड़ाता गलाता उसको? यही जीव होते, बैक्टीरिया होती है। आपकी डेड बॉडी होती है, किसी भी जीव की डेड बॉडी होती है, कुछ दिन में सड़ जाता है, गल जाता है, डिकम्पोज होते, सब अलग अलग हो जाता है। तो कौन गलाने का काम करता है? ये सभी डिफरेंस रहते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीव होते हैं। इसको यूपीपीएससी से पूछा गया था, यूपीपीएससी में ये सवाल, मृदा में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इडाइफन्स कहा जाता है। इसमें इडाइफन्स को इधर देखते हैं जरा, इसमें क्या क्या होते हैं? एंडिनोमाइसीटिडा, और क्या लिखा हुआ? एंडिनोमाइसीटिडा। ये होते हैं सबसे ज्यादा 40%। और हमारा जो किसानों का मित्र होता है कवक और शैवाल, ये कवक होते हैं 40, ये भी होते हैं 40%, केचुआ 12% केचुआ होता है। कुछ इडाइफन्स में 12% केचुआ होते हैं, मध्य स्तरीय जीव 3%, और बड़े स्तरीय जीव 5%। सब इडाइफन्स के पार्ट है, ये सब इडाइफन्स है। जैसे करवल लिखा है क्या? हाँ? एक करवल लिखा है सेकंड नंबर। अरे कवक है, कवक, काई, शैवाल, ये सब हैं काई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर ये नहीं रहते हैं तो समझिए मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है केचुआ को। ये मिट्टी को नीचे से खोद के ऊपर लाता है। हम लोग जुताई जो करते हैं वो क्यों जुताई करते हैं खेत की? ये सब क्या लिखा है? ये जो पोषक तत्व होते हैं,
ये जो पोषक तत्व होते हैं, देखिए फसल की जड़ यहाँ तक आई तो यहाँ तक के पोषक तत्वों को उसने अवशोषित कर लिया, नीचे की पोषक तत्व है वो क्या होता है, बचे रह गए, अछूते रह गए। तो हम जुताई करके क्या है कि मिक्सिंग करते हैं कि नीचे वाले पोषक तत्व ऊपर आ जाए, ऊपर की लेयर जो हो जिसमें पोषक तत्व कम हो गए हैं नीचे हो जाए। इसलिए हर साल अच्छी जुताई होनी चाहिए ताकि अच्छी मिक्सिंग हो जाए। ये तो सब फसल पर डिपेंड करेगा ना कि कौन सी अच्छी जुताई करनी है या नहीं करनी है। यस सर। फसल पर कैसे डिपेंड करेगी? सर दीमक फसल पे डिपेंड होता है ना, दीमक फसल पे डिपेंड करेगा। दीमक गए तो सब चीजें हैं, हम लोग केमिकल डालने का सब मर जा रहा है, केचुआ वेचुआ सब गायब होते जा रहे हैं। पहले इतने केचुआ निकल आते थे जमीन पे, बरसात में देख के खाना नहीं खाया जाता, अब केचुआ पता नहीं विलुप्त होने लगे हैं बेचारे। केचुआ पालन का तो वर्मी कल्चर हुआ यस सर। तो कंपोस्ट दवाई का नाम है किस दवाई से? हाँ, दवाइयाँ हो रही, बहुत सारे जीव बन जा रहे हैं। हमने जो इन्वायरमेंट जब पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो अवांछित जीव जिनको हम नहीं मारना चाहते हैं और जो हमारे मित्र होते हैं, फसलों के जो प्राकृतिक शत्रु के अलावा जो प्राकृतिक मित्र होते हैं वो भी मर जाते हैं साथ साथ में। जब अंधाधुंध फायरिंग करेंगे तो उसमें पता लगा अपना एक रिश्तेदार भी बेचारा वो भी मर गया, बता दो अपने घर का ही मारा गया बेचारा, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। तो हमें क्या पता कौन सा जीव हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नहीं फायदेमंद है। तो ये इसलिए उसमें बहुत सारे मित्र जीव जो होते हैं वो भी हमारे लाभदायी जो जीव होते हैं मर जाते हैं। तो इसमें लिखिए फिर गैसें, ये तो ठोस हो गया और ठोस में दो हो गई। पहले जानिए तो मिट्टी है क्या, स्वाद खाली हम लोग रट्टा मार लेते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और एरिया है कौन ज्यादा है कौन कम है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, भारतीय मिट्टियों का निछालन कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये चीजों को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आगे देखिए, और देखिए गैसें, पहले क्या बनाया तो ठोस, फिर गैसें लिखिए। गैसें कौन कौन सी होती है इसमें? ये 15 से 35% तक होती गैस है, क्योंकि हाँ गैस इस बीच में जब ठोस होता है इसे बीच बीच में जगह खाली में गैसें होती हैं। आप मिट्टी में या एक चाक ले लीजिए, उसमें पानी डालते हैं तो पानी धीरे से गायब हो जाता है। फर्श पर डालेंगे पानी तो गायब नहीं होता है, या इस पर डाल देंगे जो ये क्या लगा हुआ है इसको सरमाइका, इस पर पानी डालेंगे तो कहाँ जाता है, नहीं रहता, उसी पर इधर उधर रहता है। मिट्टी पर पानी डालेंगे तो क्या थोड़ी देर में गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? क्योंकि मिट्टी में छिद्र होते हैं, पोरस होते हैं, उसमें बहुत बड़े रंध्र में होती है, उसमें छिद्र होते हैं, उसी छिद्रों में वो पानी चले जाते हैं। तो इनके बीच में जो होती है, बीच बीच में छिद्र होते हैं, उस पर गैस भरी रहती है, वो भी मिट्टी का कंपोनेंट्स है। 4 पार्ट है कंपोनेंट्स इसमें, आपका ठोस, हम इसे लिखते हैं खनिज पदार्थ, ठोस में खनिज पदार्थ, गैसें और तरल पदार्थ, जल। ये मिट्टी के अनिवार्य पार्ट है। खनिज के अलावा ठोस में इसमें हो गया आपका खनिज और ये जैविक पदार्थ या ह्यूमस, ये सब इसके पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के हड्डी, खाल, मांसपेशियां, ये सब है। उसी तरह ये मिट्टी के सॉइल के पार्ट इंपॉर्टेंट, बिना उसके सॉइल अधूरी रहे, वो सॉइल नहीं रह जाएगी और वो पौधों को सपोर्ट कर पाएगी, पौधों को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसमें लिखिए 35 से गैसे में 35 से 15 से 35%, इसमें नाइट्रोजन 80%, नाइट्रोजन 80%, CO2 20%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78%। मिट्टी में 80%, 2% ज्यादा क्यों है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करती हैं, इस कारण पे ज्यादा हो जाता है। और मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, ये जो जीव सड़ाते गलाते हैं वनस्पतियों को, उस समय तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत रिलीज करते हैं। तो 20% जो अच्छी तरह से नहीं विकसित होती, इसमें 20% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छी पर लिखिए CO2 20%। अच्छी जल निकासी वाली
अच्छी जल निकासी वाली, जल निकासी मतलब जो पानी मिट्टी में रहता है वो बह के चला जाता है। अच्छी जल निकासी वाली मृदा में CO2 1% किससे कम होती है? उसी में जाकर सब कलेक्ट होते रहते हैं, सड़ता करता है। जैसे तालाब में चारों तरफ जाए तो उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, उसमें निकलने का मौका नहीं मिलता है। CO2 गैस को जब पानी बहता रहता है तो साफ होता रहता है, और जब यहीं जाके जमा हो रहा है तो दलदल टाइप के मिल जाता है। आगे लिखिए, अच्छी जल निकासी न होने पर 10 से 20% 10 से 20% होती है। इसके अलावा मृदा में दुर्लभ गैसें आर्गन, केमिस्ट्री पढ़े हुए जानते होंगे, केमिस्ट्री कितने लोगों ने पढ़ा है? दुर्लभ गैसें जानते हैं सब? आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और नियॉन पाई जाती है। मीथेन तो सब जगह नहीं पाई जाती है, कहीं कहीं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, दलदल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सब जगह नहीं पाई जाती। ये कॉमन है, सब जगह पाई जाती है। तरल पदार्थ, हाँ तरल पदार्थ में जल, ये भी 15 से 35% रहता है। ये चीजें पड़ गए, ये कंपोनेंट्स जान गए होंगे मिट्टी में क्या क्या होते हैं। इनके बिना मिट्टी अपूर्ण है, किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो फिर उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, वो मिट्टी फर्टाइल रह जाती है। इसमें किसी भी कमी नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। जैसे आपको भोजन में किसी चीज की कमी हो जाए तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी संबंधी बीमारी हो जाती है। विटामिन की कमी हो गई, खनिज पदार्थ की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई तो क्या हो जाता है? एनीमिया। आयरन की वजह एनीमिया हो जाती है। विटामिन की कमी तो कोई फंक्शन हमारा शरीर का काम नहीं करता है, बहुत सारी कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, हाइट ग्रोथ। इसी तरह से ये किसी भी कंपोनेंट्स में अगर कमी है तो पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे, तभी ये सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अब लिखिए थोड़ा सा मृदा की संरचना। मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। वो देखिए कंपोनेंट्स का सॉइल स्ट्रक्चर है। सॉइल स्ट्रक्चर ये मृदा के एकाकी करते हैं। कौन से? खनिज, जैविक पदार्थ, गैस, जल। ये क्या है? सब अलग अलग कण हैं। जब ये सारे मिलकर मिक्सिंग होकर एक इकाई बनाते, समूहन करते, उसको कहते हैं पेड़। और पेड़ का अध्ययन करने वाले को पेडोलॉजिस्ट यानी कि मृदा विज्ञानी कहते हैं। पेडोलॉजिस्ट एक अलग साइंस है, इसको पेड़ कहते हैं। देखिए मृदा के एकाकी कणों के पिंड को मृदा के एकाकी कणों के पिंड के रूप में समूहन, यानी कि सब क्या थे? खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, गैसें, जल, ये सब अलग अलग हैं। जब ये एक कलेक्टिव फॉर्म में एक जगह इकट्ठे होंगे, एक इकाई बनाएंगे, तब उसको मृदा की संरचना कहेंगे। मृदा क्या रूप में समूहन को मृदा की संरचना कहते हैं।
को मृदा की संरचना कहते हैं। अर्थात जब हो गया पता नहीं चला लगा नहीं है सर, क्या पढ़ा? लगा नहीं पड़ा अरे क्यों मेरी दिहाड़ी खत्म करोगे मतलब नहीं है सर, मतलब कि एकदम बोरिंग नहीं लगा। बोरिंग नहीं लगा, अच्छी बात है, बोरिंग नहीं लगा। मुझे लगता है कि काम चलाओ पुराने से काम भी नहीं चलेगा, वो डीपली यस सर, वो लेवल हमेशा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लगना चाहिए सर। चलिए आगे देखिए, ये क्या लिखा, अर्थात जब मिट्टी के कण आपस में, अर्थात जब मिट्टी के कण आपस में पिंड के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इन पिंडों को मृदा की संरचना कहते हैं। ये कण चटकनों द्वारा, चटकन क्रैक जो होता है, ये कण चटकनों द्वारा अलग हो जाते हैं। पूरा मृदा एक अलग साइंस है, मृदा विज्ञान, और इसके अध्ययन करने वाले को पूरा मृदा विज्ञानी कहते हैं, इसको पेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आपको थोड़ा सा इससे पढ़ना है चटनी की तरह। हाँ, मृदा की संरचना ये क्या क्या काम करती है, मृदा संरचना अध्ययन करना है, इसकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये भी मृदा की संरचना वायु और जल धारण करने की क्षमता को निर्धारित करती है। जबकि जबकि नहीं है, ऐसे लिखिए, जबकि काट दीजिए। और मृदा संरचना जैविक तथा खनिज तत्वों को भी प्रदर्शित करती है। इस सेकंड पॉइंट में लिखिए, सेकंड पॉइंट था मृदा जैविक तथा खनिज तत्वों का देखिए। जैसे कि जब कण महीन रहते हैं, इसके एकाकी कण महीन रहते हैं तो पानी मिट्टी मृदा में क्या होता है, पानी देर तक रुकता है खेत में। जिसमें कौन सी खेती आप करते हैं, गन्ना धान है, जिसमें कि ज्यादा जल वाली फसल होती है। जब ये संरचना ऐसी होती है कि जल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है, नीचे चली जाती है, इसके पानी नीचे से चल जाता है तो सूखा पड़ जाता है, तो उसमें ऐसी फसलें उगाना संभव नहीं होता है। जैसे अगर आपकी बलुई मिट्टी होती है। अगला और क्या कहता है, मृदा संरचना, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, मृदा संरचना मृदा में जल संचरण ये आपने पढ़ा कि आखिरी लाइन जो परिघोषणा की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था, यह कई परतों के रूप में होकर निर्मित होती है। तो ये मृदा में ऊपर से नीचे परतें होती हैं। अभी हम आगे बताए सॉइल प्रोफाइल में एक छोटा सा टर्म सॉइल प्रोफाइल है मृदा संरचना। तो इसमें कई परतें, इनमें केवल मृदा तभी कही जाएगी जब इसमें कई परतें हों और वो परतें एक दूसरे से अलग हों। बिना परतों के अगर उसमें संस्तर नहीं है तो उसे मृदा नहीं कह सकते। इसे मृदा कहने के लिए संस्तर, और ये संस्तर कैसे विकसित हो गए, इसमें क्या होता है, जल नीचे आता है तो ऊपर के पोषक तत्वों को नीचे ले जाके बहा के यहाँ पे स्टोर कर देता है, कहीं नीचे से ऊपर की। इसमें मृदा में ऊपर और नीचे गति होती रहती है। जो 3 फीट की सॉइल होती है तो पानी नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है।
थोड़ा क्षैतिज प्रवाहित होता है। तो इस मृदा के ऊपर, पानी के ऊपर नीचे जाने से कई परतें अलग अलग हो जाती हैं, जिसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हम अभी थोड़ा सा सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और जब तक सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं है वो मृदा नहीं है। अगर एक भी सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं है तो उसको मृदा नहीं कहेंगे, वो मिट्टी का ढेर कहेंगे। मिट्टी का ढेर? हाँ, मिट्टी हुई नहीं। मिट्टी का ढेर से फसल नहीं हो सकती है। मिट्टी, सॉइल, हम लोग कह देते हैं मिट्टी का सॉइल, यहाँ पे मिट्टी जो कहते हैं मृदा, रूप से मृदा। मृदा मिट्टी है तो हिंदी में एक ही शब्द, लेकिन सॉइल और इसके जगह पे रॉक इस्तेमाल करते हैं। रॉक, सॉइल अलग चीज है और रॉक अलग चीज है। हम रॉक को मिट्टी कह देते हैं तो अलग चीज है। रॉक चट्टान उसका मतलब होता है, उसमें सारी चीजें नहीं होती हैं, वो मिट्टी नहीं, उसमें फसल नहीं हो सकती। एक तो जल्दी की जल संचरण का निर्धारण करती है। मृदा संरचना मृदा के अपरदन की दर को भी निर्धारित करती है। लाइन बदल के लिखिए। मिट्टियों के कणों के, लाइन बदल के लिखिए, मिट्टियों के कणों के प्राकृतिक एकाकी समूह को पिंड, पिंड या इंग्लिश में पेड़, पेड़, पेड़ कहा जाता है। पेड़ की जुताई के कारण, पेड़ की जुताई के कारण, जुताई के कारण टूटने से बने कणों के समूह या पिंडों को, कणों के समूह या पिंडों को क्लाड, क्लाड, ढेला, नाम सुना होगा ढेला का, ढेला कहते हैं। पेड़ों या खनिजों के चारों ओर, इन पेड़ों है, पेड़ है या एक खनिजों के या कोई खनिज पदार्थ है, इनके चारों ओर लेप होता है। पेड़ों और खनिजों के चारों ओर विभिन्न पदार्थों का लेप रहता है, विभिन्न पदार्थों का लेप, कोटिंग। विभिन्न पदार्थों का लेप या कोटिंग होती है। इन लेपों से युक्त पेड़ों को, उड़ान कहते हैं। उड़ान, उड़ान, यानी कि ये जो पेड़ है इसके चारों तरफ विभिन्न पदार्थों का लेप हो जाएगा या खनिज पदार्थ है, इस लेप से युक्त, इसको कुटान कहते हैं। कुटान कहते हैं ये जैसे लौह ऑक्साइड कुटान, जैसे लौह ऑक्साइड के चारों तरफ का लेप है उसे कहते हैं लौह ऑक्साइड कुटान। जैविक पदार्थों के लेप वाले कुटान, पदार्थों से लेप वाले
उटान, इन्हीं पेड़ों का अध्ययन के आधार पर मृदा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेडोलॉजी, अध्ययन करने वाले को पेडोलॉजी, ये भी पूछा गया सवाल है। पेडोलॉजी कौन सा विज्ञान है? पेडोलॉजी, और इसको अध्ययन करने वाले को पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। जो वैज्ञानिक होता है मृदा विज्ञानी या मृदा विज्ञान को पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, हमने डायरेक्ट आपकी सॉइल ही नहीं पढ़ाया, काली मिट्टी, गोरी मिट्टी पर सीधे आ जाते हैं, मजा आता नहीं। थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ लेंगे तब उसमें पढ़ने में मजा आएगा। मिट्टियों में कमी क्यों है, निक्षालन क्या चीज है, उपजाऊपन क्या है, खारी मिट्टी क्या है, अम्लीय मिट्टी क्या है, मिट्टियों का डिग्रेडेशन क्या है, इनको सुधार कैसे कर सकते हैं। जब ये बेसिक चीज आप जानते रहेंगे तब उसे जानना और समझना बड़ा आसान होगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आप ज्यादा, इसको बंद कर दो, इसको तो लगाए ना करो मेरे क्लास में।